Namaskar. Today we will discuss political science as an optional and also helpful for NET JRF and TGT PGT exam and other competitive exams. So first of all we will discuss what is political science and what consists of political science. So let us discuss political science. तो पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग एक उसका जनरल एक इंट्रोडक्शन कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वन थिंग। दूसरा, पॉलिटिक्स ये जो उसकी जनरल वोकैबुलरी है, जैसे पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, स्टेट क्या होता है, फिर इसके बाद में पॉलिटिकल थॉट्स क्या होते हैं, आइडियोलॉजीज़ क्या होती है, और इनके बाद में जो एक इसकी पॉलिटिकल साइंस की एक जो हिस्टोरिकल जर्नी है, जो इसके इतिहास की जो एक यात्रा है कि पॉलिटिकल साइंस कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इसके कौन कौन से मेजर थिंकर्स थे, इसके कौन कौन से मेजर प्रोपोनेंट्स थे, इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहले पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, आपको जैसे ये दो वर्ड दिख रहे हैं, पॉलिटिकल एंड साइंस। तो पॉलिटिकल एंड साइंस का जो मीनिंग है, पॉलिटिकल से यहाँ पे मतलब है व्हाट कंसर्न्स द स्टेट, व्हाट कंसर्न्स द स्टेट। जो स्टेट के जो भी विषय हैं, जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट विषय हैं, वो सबके सब किस में आते हैं, वो पॉलिटिक्स में आते हैं। तो ये जो हमारा विषय रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, ये नेट जेआरएफ के लिए, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, और एक और जनरल जो पॉलिटिकल साइंस के विषय में इंफॉर्मेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले तो आता है वर्ड पॉलिटिक या पॉलिटिकल। व्हाट इज पॉलिटिकल? तो ये जो वर्ड पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कम्स फ्रॉम पोलिस। आपको पता है एजियन सी और आयनियन सी के बीच में जो ग्रीस हुआ करता था, ग्रीस अभी भी है, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, उनसे ये शब्द लिया गया है पोलिस। तो पोलिस से ही बना है पॉलिटिकल। इस पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स क्या है? सिटी स्टेट्स हैं एक जो एक कॉम्पैक्ट कल्चर डेवलप हुआ इस आयनियन सी और एजियन सी के बीच में, जो लैंडमास था, जो एक पेनिनसुलर रीजन था ग्रीस का, वहाँ पर एक जो उनकी एक विशिष्ट ज्योग्राफी थी, वहाँ पर एक विशिष्ट नगरीय संरचना का निर्माण हुआ, जिसे सिटी स्टेट कहा जाता है। ये जो कई लगभग 1000 सिटी स्टेट्स वहाँ पर थे, जिनमें से कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट्स हैं, जैसे साइरकस हो गया, एथेंस हो गया, जैसे स्पार्टा हो गया, ये इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट्स थे। इन सिटी स्टेट्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक नगर जो होता था उसका उसके भीतर सारे लोग रहते थे, और उस नगर की जो बाउंड्री होती थी वो या तो माउंटेन से घिरी हुई होती थी, या वो किसी कोई आइलैंड होता था, या फिर वो कोई डेंस फॉरेस्ट होता था जो उसकी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बनाता था। तो ये वहां से शब्द आया है पोलिस से, फिर सिटी स्टेट। अब ये सिटी स्टेट और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो कुछ भी चालू होता है वो ग्रीक सिटी स्टेट से चालू हो जाता है। तो सिटी स्टेट्स का और मतलब है एक क्लोजली निट सोसाइटी। अब ये क्लोजली निट सोसाइटी होगी, तो क्लोजली निट सोसाइटी का मतलब है कि एक दूसरे से गुथा हुआ, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ समाज। ये समाज कैसा था? इनके जो आचार विचार या वैल्यूज, इथोस, मोरालिटीज, इनकी फिलॉसफीज, इनका वे ऑफ लाइफ, इनकी सारी चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर थी। यहाँ पर आपको पता ही है जो ये सिटी स्टेट्स हुआ करते थे उनमें राइट्स केवल और केवल सिटीजन्स के होते थे। और सिटीजन्स कौन होते थे?
सिटीजन्स केवल मेल मेंबर होते थे, बाकी सब लोगों को सिटीजनशिप नहीं थी, जैसे वुमेन को सिटीजनशिप नहीं थी। दूसरा, स्लैब्स, बहुत सारे स्लैब्स होते थे, उनको सिटीजनशिप नहीं थी। और एलियंस, बाहरी, जिन्हें हम फॉरेनर कहते हैं, एलियंस, उनको भी कोई सिटीजनशिप नहीं थी। और ये सिटी स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट था कि ग्रीक जो रेस का आदमी था उसको सुपीरियर समझा जाता था, और जो अदर देन ग्रीक रेस थी उसको इंफीरियर समझा जाता था। तो शब्द ड्राइव हुआ है पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पोलिस से। अब और ये जो साइंस है, साइंस का मतलब जैसे कि बिस्मार्क ने कहा है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। पॉलिटिक्स क्या है? एक कला है। यहाँ पॉलिटिक्स का आर्ट कहने का मतलब है आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो पॉलिटिक्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सिटी स्टेट का पूरा मतलब क्या है कि कैसे राज्य का संचालन किया जाए, वहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, रिसोर्सेस का कैसे बंटवारा किया जाए। और इस समय पे जो सिटी स्टेट होता था, उस सिटी स्टेट में एक वाइब्रेंट सिस्टम होता था जो पॉपुलर है। वैसे तो इन सिटी स्टेट्स में अपने अपने अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। जैसे स्पार्टा में डिक्टेटरशिप थी, एथेंस में डेमोक्रेसी थी, फिर बाद में टायरेंट रूल आया। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की वहाँ पे पॉलिटी होती थी। तो ये जो जैसे हम एथेंस का एग्जाम्पल लें, तो एथेंस में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी थी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी या डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोग थे वह शासन की प्रक्रिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चुनते थे, वह स्वयं से शासन को चलाते थे, स्वयं से डिसीजन मेकिंग करते थे, स्वयं से पॉलिसी मेकिंग करते थे और स्वयं ही वहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करते थे। एक और इसमें एक कंसेप्ट होता है हैप्पी वर्सैलिटी। हैप्पी वर्सैलिटी का मतलब है if you are a citizen of Athens then you can become anything, so anyone can become anything। कहने का मतलब है कि अगर आप सिटीजन हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि वो कोई रिप्रेजेंटेटिव सरकार नहीं बन रही है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, आप ही लोगों को अपना शासन चलाना है, जो सिटीजन्स हैं उनको शासन चलाना है। बाकी वुमेन, स्लैब और एलियन को कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो पोलिस का मतलब है कि एक नगरीय राज्य, जिस नगरीय राज्य, ये जो नगरीय राज्य बना है यह एक विशिष्ट ज्योग्राफी के कारण बना है। उसकी जो विशिष्ट ज्योग्राफी उसकी बाउंड्री बनाती है, और उस बाउंड्री के भीतर रहने वाले लोग, चूंकि वो बहुत सालों से एक ही प्रकार की ज्योग्राफी में रह रहे हैं, तो उनका कल्चर भी सिमिलर होगा, उनकी लैंग्वेज भी सिमिलर होगी, उनके इथोस, वैल्यूज, मोरालिटी एटसेट्रा सब कुछ सिमिलर होगा, और उस एक होमोजिनस जो है सिस्टम डेवलप होगा। तो ये उस वहां से लिया गया है पोलिस, जिसका पॉलिटिकल का तुरंत मतलब होता है व्हाट कंसर्न्स द स्टेट, जिससे भी राज्य को मतलब हो। वो सारी चीजें किसमें आती हैं? पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अभी हम वर्तमान में देखते हैं पॉलिटिक्स का जो एक, अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर हम इसको एक कॉमन पर्सपेक्टिव से देखें, एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें देखने को मिलता है, अगर आप सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो वो कहेगा पॉलिटिक्स इज अ प्रैक्टिस ऑफ करप्शन, डिसेप्शन, इमोरलिटी, और जितनी आप व्यंजनाएं दे सकते हैं गलत, वो सारी की सारी पॉलिटिशियन से जोड़ दी जाती हैं कि, और हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेसी, है ना, ये सारी चीजें व्यंजनाएं इससे मिलती हैं। लेकिन यह सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स का केवल ये मतलब नहीं है। ये पॉलिटिक्स की जो ये डिफिनीशन दी गई है, या जो इसको टर्मिनोलॉजी लेमैन देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स को देखता है तो वो पॉलिटिक्स को
नेताओं से जोड़ते हुए देखता है, उनके बिहेवियर को लेकर एक पॉपुलर अजम्पशन बनाता है कि पॉलिटिक्स मींस करप्शन, डिसेप्शन, इमोरलिटी, हिपोक्रेसी एटसेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स वो सब कुछ है जो हमें आवश्यक है, जो एक राज्य चलाने के लिए आवश्यक है, जो चीजों के एलोकेशन के लिए, रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए, जॉब्स के एलोकेशन के लिए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए, सोसाइटी एक प्रिंसिपल्ड सोसाइटी बने, डिसिप्लिन्ड सोसाइटी बने, उसके लिए कैसे इंस्टीट्यूशन वर्क करें, इन सब के लिए पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी हम लोगों ने बिस्मार्क का एक स्टेटमेंट देखा। बिस्मार्क ने कहा, चांसलर बिस्मार्क कहते हैं इनको, क्या बिस्मार्क सबको पता है। अपने यहाँ पर जो इंडियन बिस्मार्क हैं वो सरदार पटेल को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक वैसे ही बिस्मार्क ने जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा 1870 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो बिस्मार्क की डिफिनीशन है, व्हाट इज, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस। पॉलिटिक्स क्या नहीं है? विज्ञान नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। पॉलिटिक्स क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। क्या, क्यों कला है? तो आगे वो कहते हैं एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, और हाउ टू रन द गवर्नमेंट। तो प्रशासन कैसे चलाया जाए, सरकार कैसे चलाया जाए, इसकी जो कला है उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम देखें तो दूसरी डेफिनेशन है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन का जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज authoritative allocation of resources. Resources नहीं, values, authoritative allocation of values. अब इसमें तीन वर्ड्स हैं, अथॉरिटेटिव, एलोकेशन एंड वैल्यूज। अथॉरिटेटिव का मतलब है, अगर हम देखें, अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी किसको कहते हैं? शक्ति के वैधानिक रूप को हम अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि कोअर्सिव मींस। अथॉरिटी जब आपकी शक्ति को कोई स्वीकार कर लेता है, जब आपकी शक्ति को कोई ये मानता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, और वो उसके ऊपर चलने, मतलब विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द डिक्टेट्स इज कॉल्ड अथॉरिटी। जब कोई किसी दूसरे के द्वारा दिए गए निर्देशों को या उसके द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को सहर्ष स्वीकार कर लेता है, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। तो यहां पर तीन वर्ड आए हैं, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव का मतलब हुआ कि अथॉरिटेटिव में कोई एक व्यवस्था होगी, मतलब कि राज्य होगा जो इन चीजों को करेगा, अथॉरिटेटिव। दूसरा है एलोकेशन, तो ये एलोकेशन होगा। अब जैसे एक अथॉरिटेटिव में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जब हम ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हैं, या हम जब ट्रैफिक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कोई वहां पर पुलिस वाला रोक देता है। उस समय पर हम क्यों रुकते हैं? हम बिना झगड़ा किए, हम उसकी चीज़ों को, उसकी डिक्टेट्स को, उसके द्वारा जो हमारे ऊपर प्रतिबंध है उसको हम मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि पुलिस वाला क्या है, द पुलिस इज रिप्रेजेंटिंग द अथॉरिटी। वट एवर द पुलिसमैन इज डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल।
लोगों के भले के लिए वो कार्य कर रहा है, इसलिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। वहीं दूसरा कोई प्राइवेट सिटीजन अगर इस चीज को करेगा, हम उससे झगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं मानते, हम उसको क्या मानते हैं? नेकेड फॉर्म ऑफ पावर, जो वो उसी को कहते हैं, एक है गुंडागिर्दी और उसी के एक बरक्ष होता है क्या? पुलिस। पुलिस जो काम करती है वो समाज के भले के लिए करती है, लेकिन जो गुंडा करता है वो हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते, इसलिए उसकी पावर क्या है? नेकेड पावर है। और जो पुलिस की पावर है वो क्या है? अथॉरिटी है, क्योंकि हमने स्वीकार किया है कि पुलिस के पास में शक्ति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पुलिस किसके भले के लिए काम कर रही है? हमारे भले के लिए। तो अथॉरिटी का मतलब है विलिंग। इसी में वेबर ने कहा था स्टेट के लिए, स्टेट हैज मोनोपोली ऑफ यूजिंग लेजिटिमेट पावर। राज्य क्या है? राज्य के पास ऐसी शक्तियों का उपयोग करने का क्या है? मोनोपोली है, एकाधिकार है, प्राधान्य है उसके पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अलोकेटिव। अभी अलोकेशन क्या होगा? तो जब राज्य कुछ कर रहा है, राज्य जब चीजों का बंटवारा कर रहा है या चीजों का नियोजन कर रहा है, तो उस समय पे कोई ना कोई प्रक्रिया फॉलो होगी। जैसे कि हमें देश में इक्वालिटी को लाना है, हमें देश में फ्रेटर्निटी को लाना है, हमें देश में चीजों को स्टेबल करना है, सोसाइटी में हमें रिफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी आई। अब रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया है कि किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया आर्टिकल 16 में और 15 में कि किसको देंगे हम? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या एम्प्लॉयमेंट में हम उसी को देंगे जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे। तो एक प्रक्रिया हुई। एलोकेशन कैसे होगा? तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो वही अपने यहाँ पे जैसे रिजर्वेशन में दिखता है। तो अथॉरिटेटिव कौन दे रहा है? इंडियन स्टेट दे रहा है। अलोकेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया है? तो वो क्राइटेरिया है कि उनको सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए। और दूसरा है सम वैल्यूज। अब वो वैल्यूज क्या है? तो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, वो रिसोर्सेस हो सकते हैं, वो स्टेटस हो सकता है, वो रिसोर्सेज में वो मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो सब कुछ हो सकता है जो एक नागरिक को आवश्यक है। तो डेविड ईस्टन की ये डेफिनेशन, व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या है? अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज को ही क्या कहते हैं? हम पॉलिटिक्स कहते हैं। ओके, अब दूसरी डेफिनेशन है जो पॉलिटिक्स की आती है। ये तो एक ऐसी डेफिनेशन हो गई जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल अब जो अपैरेटस है, जो स्टेट अपैरेटस है, उसको ध्यान में रखकर चीजों को डिफाइन कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स का जो अधिकार है वो कहां पर है? वो स्टेट के पास में है। लेकिन उससे भी आगे हम आते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज the activity through which people make, amend and preserve the laws। तो राजनीति क्या है? राजनीति द एक्टिविटी एक ऐसी क्रिया है जिसमें लोग क्या करते हैं? पीपल मेक, अमेंड एंड प्रिजर्व लॉज। लोग अपने लिए कानून बनाते भी हैं, उनको संवर्धित भी करते हैं और उनको जरूरत पड़ने पर अमेंड भी करते हैं। जैसे इंडियन स्टेट, हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमारे बिहाफ में समाज में क्या ठीक होना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो जो उचित होना चाहिए उसके लिए अनुकूल कानूनों को बनाती है, और जो कानून अनुकूल नहीं है या जो कानून कालबाह्य होते हुए दिख रहे हैं या काल विरुद्ध हैं, या जो मतलब वो टाइम के अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उनको हटा देती है। जैसे ट्रिपल तलाक कानून आया कि भाई ये पर्सनल लॉ भले होगा
लेकिन ये जो वुमेन हैं उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक वैसे ही नए कानून एड ऑन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता रहता है, तो वो सब क्या है, वो भी किसके अंतर्गत आती है, इसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरा हम इसी में एक और चीज कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज सर्च फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सर्च फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो राजनीति क्या है, राजनीति संघर्षों को कैसे सुलझाया जाए, ये एक उसका भी पार्ट है, वह भी एक इसका अंग है। कैसे, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, तो समाज में हम देखते हैं कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गई, जैसे कि इंस्टेबिलिटी हो गई, रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसके कारण समाज में दो वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं। तो जो समाज में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो समस्याएं कहीं समाज में अस्थिरता को पैदा ना करें और समाज ग्लिच फ्री मैनर में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी विकास यात्रा कर सके। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि देयर शुड बी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड देयर शुड बी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट में रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, यह भी क्या है, यह भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कई थिंकर्स के जो पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं या जो पॉलिटिकल स्फीयर है, उसके बारे में कई सारे थिंकर्स ने अपने अपने विचार दिए हैं। मतलब पॉलिटिक्स किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है और किन किन क्षेत्रों में उसको नहीं जाना चाहिए, इसके विषय में एक बहुत बड़ी एक डिबेट रही है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसका सबसे बड़ा जो पहला प्रोपोनेंट है वो हम देखते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो पॉलिटिकल स्फीयर है, पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में कहा है कि पॉलिटिकल स्फीयर जो है वो एक पब्लिक एक्ट है। मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, दे आर पब्लिक एक्टिविटी, दे आर नॉट प्राइवेट एक्टिविटी। इनका प्राइवेट चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि प्राइवेट में कौन कौन चीजें आती हैं, प्राइवेट में जो कि मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंडिविजुअल, जितनी चीजें हैं वो सबकी सब क्या हैं, वो प्राइवेट एक्ट हैं। और जो कि मैनेज्ड, गवर्नड, रेगुलेटेड एंड मेड बाय पब्लिक है, वो सबकी सब पब्लिक एक्टिविटीज आती हैं। तो जितनी भी राज्य की एक्टिविटीज हैं वो कौन है, पब्लिक एक्टिविटीज हैं। वहां पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट स्फीयर है वहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जैसे कि फैमिली है, जैसे मैरिज इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंडिविजुअल अफेयर है, इन सब चीजों में कोई राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन इसका विरोध भी है, ये ट्रेडिशनल व्यू है। इसका विरोध है जैसे कैरोल हार्नेस एक फेमिनिस्ट हैं। उनका एक बड़ा बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब है, उनका मानना ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि पर्सनल चीजें भी पॉलिटिकल चीजों में ही आती हैं। अगर कोई व्यक्ति है और उसका दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध है, तो वह अल्टीमेटली एक पब्लिक एक्ट ही बनता है, वो अल्टीमेटली एक पब्लिक अफेयर ही बनता है। उन चीजों को गवर्न भी कौन करता है, क्योंकि इंडिविजुअल को भी गवर्न कहीं ना कहीं गवर्न पब्लिक इंस्टीट्यूशन से होता है। तो इसलिए उसका कोई भी जो प्राइवेट एक्ट है वो जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक एक्ट के एकदम बाहर जाता हो और वहां पर पॉलिटिक्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि जैसे अगर मैरिज को और फैमिली को हम लोग स्टेट के दायरे से हटा देते हैं, मैरिज को और फैमिली को,
तो कैरोल हार्निस का मानना है कि वहां पर महिलाओं का क्या होगा, शोषण होगा, वहां उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो आपने जिसे प्राइवेट बनाया वो तो एक एक्सप्लॉइटेशन के लिए एक क्या हो गया, एक आपका एक एक्सक्यूज हो गया, एक ये एक्सक्यूज है कि भाई हम वहां पर कोई समाधान नहीं कर सकते, हम वहां पर कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए उनका मानना है पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो जो कुछ भी पर्सनल है वो सब कुछ पॉलिटिकल है। एक फेमिनिस्ट, एक रेडिकल फेमिनिस्ट व्यू है जो ये मानता है कि चूंकि जब आप फैमिली और मैरिज को राज्य की पहुंच से बाहर कर देते हैं, पॉलिटिक्स की पहुंच से बाहर कर देते हैं, तो उस पर कोई बातचीत होना बंद हो जाती है, और जब उस पर कोई बात नहीं होती तो उसके कारण किसका, महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन होना पॉसिबल हो जाता है। इसलिए परिवार, मैरिज, एवरीथिंग शुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए सब चीजों को किसके अंतर्गत आना चाहिए, पॉलिटिक्स की के दायरे में आना चाहिए। तो कोई भी चीज इसके बियॉन्ड नहीं है, इसके बाहर नहीं है। अब एक और इसमें पॉलिटिकल स्फीयर में एक और डिस्टिंक्शन आता है, वो है पब्लिक एंड जो प्राइवेट स्फीयर है। पब्लिक स्फीयर में यहां पर स्टेट है और स्टेट के दायरे में पॉलिटिक्स हो सकती है। दूसरा जो प्राइवेट दायरा है उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को समझें कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं और वो कैसे स्टेट के दायरे में आते हैं और कैसे वहां पर पॉलिटिक्स होती है। तो ट्रेडिशनल व्यू में ये सब चीजें होती है। पब्लिक वो सब कुछ है जो कि मैनेज्ड, रेगुलेटेड एंड सर्व। तो सर्व बाय पब्लिक, सर्व बाय पब्लिक फंड, वो सब कुछ चीजें जो कि मैनेज होती हों, रेगुलेट होती हों और सर्व करती हों किसके लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के लिए। और दूसरा इनको फंड कौन करता हो, फंडेड एंड फंडेड बाय पब्लिक मनी, जो कि किससे फंडेड होती हो, पब्लिक मनी से फंडेड होती हो। वो सब के सब किस में आते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन किस में आते हैं, वो पब्लिक स्फीयर में आते हैं। प्राइवेट स्फीयर में कौन कौन आता है, जो कि फंडेड बाय इंडिविजुअल, फंडेड बाय इंडिविजुअल्स एंड सर्व फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वो सबके सब इंस्टीट्यूशंस किस में आते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। और यही डेफिनेशन किसकी होती है, सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी और राज्य में अंतर क्या है कि राज्य की जो संस्थाएं होती हैं वो सब की सब पब्लिक मनी के द्वारा फंडेड होती हैं और उनको पब्लिक ही पब्लिक के इंटरेस्ट में सर्व करती है और पब्लिक अफेयर्स होते हैं। वहीं दूसरी जगह जो सिविल सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी फंडेड एंड फंडेड बाय इंडिविजुअल मनी एंड सर्व फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। उसके लिए जैसे कि एडमंड बर्क ने इनको कहा है सिविल सोसाइटी को कि लिटिल प्लाटून्स, है ना, लिटिल प्लाटून्स। लिटिल प्लाटून्स का मतलब है छोटी सैन्य टुकड़ियां हैं, मतलब ये छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों से उनकी जो कहने का आशय रहा होगा वो ये कि ये अपने हित के लिए, अपने निजी हितों के लिए काम करते हैं। तो जैसे अभी मॉडर्न टाइम में तो सिविल सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर सिविल सोसाइटी देन यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर स्टेट। अगर आपके यहाँ की सिविल सोसाइटी बहुत अच्छी है तो आपके राज्य में भी अव्यवस्था नहीं होगी, राज्य भी बहुत सुचारू ढंग से चलेगा और वो एक शक्तिशाली डेवलपिंग स्टेट होगा। अभी सिविल सोसाइटी में आता कौन है, तो वो सब चीज़ें जो राज्य में नहीं आती वो सबकी सब सिविल सोसाइटी में आती हैं। जैसे कि आपके ट्रेड यूनियंस, जितने भी प्रकार के जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, है ना, टीचर्स ग्रुप हो, प्रोफेसर्स ग्रुप हो, डॉक्टर्स ग्रुप हो, एडवोकेट्स ग्रुप हो, ये सब के सब जो है किस में आते हैं, सिविल सोसाइटी में। इवन फैमिली इंस्टीट्यूशन भी किस में आता है, वो सिविल सोसाइटी में। और ये सिविल सोसाइटी
का, चाहे वो पॉलिटिकल, इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी किसमें आती हैं, वो सिविल सोसाइटी में कभी कभी आती हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी एक निजी हितों के लिए भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब जो जैसे बिजनेस ग्रुप्स हैं, ये सब के सब, टीचर्स ग्रुप, बिजनेस ग्रुप है ना, ये वर्कर्स ग्रुप, ये सब के सब सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टेट। व्हाट इज स्टेट? तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिटिक्स क्या है, दूसरा टॉपिक हम देखेंगे व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं।